हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 3 टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, जो हमारा कोर्स नंबर 204 है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस इन स्किल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, constructivism and teaching of a language, concept of scaffolding instruction, curriculum meaning, importance and principle of preparing a good curriculum for English as a second language, textbook, importance of a textbook, qualities of a good textbook, lesson planning, importance of a lesson planning at a macro level, meaning and the purpose of a unit and yearly plans, and last one is the steps for preparation of a lesson plan for teaching English using Herbartian एंड RCM अप्रोच। यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको यही बोलूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्किल होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हमारी 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स होती हैं। आप सबको पता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये स्किल्स को आपको गेन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स की नीड्स होती है। दी स्किल्स आर इंटर इंडिपेंडेंट एंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये क्या होती हैं? ये स्किल्स हैं जो इंटर इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी होती हैं और इंडिपेंडेंट भी होती हैं, और आपको अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए इन स्किल्स के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में हम इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो है रिसेप्शन। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। रिसेप्शन में हम कहते हैं रिसेप्शन कंप्राइजेज ऑफ 2 एस्पेक्ट, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों इसमें आती है, और रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आती है। अब लिसनिंग एक फंडामेंटल है जो स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए टू रिस्पॉन्ड व्हेन स्पोकन। ठीक है, अब यूटिलाइज ऑडियो, इट्स लाइक टेप रिकॉर्डर सुना, रेडियो सुना, टीवी सुना, तो स्पोकन इंग्लिश में बच्चों को समझ आना चाहिए। और रीडिंग क्या है? नॉलेज को गेन करने के लिए बच्चों को रीडिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, रिसेप्शन याद रखने के लिए बेसिकली। अब एक चीज होती है एक्सप्रेशन। आप या तो कुछ सुन सकते हो और अपने दिमाग में रख सकते हो, या फिर आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब याद रखना 2 तरीके से है, या तो आप सुन के रखोगे या आप पढ़ के रखोगे। लिसनिंग और रीडिंग किस में आई? रिसेप्शन में। फिर बात आई क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है अपने आइडियाज को। ठीक है, तो एक्सप्रेस कैसे करोगे? आइदर बाय स्पीकिंग या फिर राइटिंग। ठीक है, तो रीडिंग से भी कभी कभी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कुछ पढ़ा तो सीखा तो कर दिया। अब एक्सप्रेस क्या होता है कि कन्वे करना अपने आइडिया को एक टारगेटेड लैंग्वेज में। ठीक है, थिंक करना आइडिया को, उसको लैंग्वेज को लेके उसको ट्रांसलेट करना और एक्सप्रेस कर देना। अब आते हैं हमारी स्किल्स, लाइक जैसे पहली स्पीकिंग स्किल। अब इसका बिहेवियर ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीकिंग स्किल डेवलप नेचुरली आफ्टर लिसनिंग, लर्नर शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इंग्लिश साउंड, पहला ऑब्जेक्टिव। लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर स्टेप्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव। ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स एक साथ लिख दिए हैं, बट ना आप इसको सेपरेट करके लिख लेना। लर्नर शुड बी एबल टू ट्रैक ऑन द intonation, then a learner will be able to express themselves through a simple sentence. Learner should be able to engage in conversation. Learner should able to discuss a various topic. ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे पॉइंट है जो आप सेपरेट करके बना सकते हो। और मेथड ऑफ अचीविंग दिस इंक्लूड एज एम्पल ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, मॉडल बाय टीचर, यूजिंग लिंग्विस्टिक एड, एश्योरिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। तो ये था कि कैसे आप अचीव कर सकते हो, बट जो हमारे मेन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी लाइन में लिखे हैं। तो ये मैंने 5 to 6 आपको अलग करके बता दिए। आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के आना, एक पैराग्राफ में मत लिखना जैसे यहाँ पे मेंशन है। देन है रीडिंग। रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट मॉडल एक्सप्रेशन के लिए।
Student should first engage in a loud reading to build a foundation skill before translating into the silent reading. Reading not only enhance the language skill but also provide a pleasure. Teacher should focus on a correct pronunciation, stress intonation, reading comprehension while helping the student to expand their recognizing vocabulary. अब बिहेवियर क्या है हमारी ऑब्जेक्टिव बिहेवियर पे क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे करेक्ट स्ट्रेस देंगे करेक्ट इंटोनेशन देंगे रीडिंग अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे वोकेबुलरी इंक्रीज होगी ग्रामर इंक्रीज होगी साइलेंट रीडिंग करने आएगी लाउड रीडिंग करने आएगी खुद को एक्सप्रेस करना आएगा बहुत सारे न्यू मीनिंग समझ में आएंगे कुछ एंटोनियम समझ आएंगे कुछ सिनोनियम समझ आएंगे कुछ भी लिखना. नेक्स्ट वन इज राइटिंग. राइटिंग एक चैलेंजिंग कंसेप्ट है. स्टूडेंट को राइट करना सीखना है करेक्ट इंग्लिश में और प्रैक्टिकल यूज जैसे आप उसको लेटर में एप्लीकेशन नोट कहीं पे भी यूज कर सकते हो और एम्फोसाइज करना हैंड राइटिंग पे उसकी स्पेलिंग पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे एक्टिव वोकैबुलरी पे पंचुएशन पे. और टीचर कैन स्टार्ट विद टीचिंग लेटर शेप्स एंड मूव टू द गाइड और एंड फ्री कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ विजुअल एड. तो किस पे ध्यान देना हैंड राइटिंग पे स्पेलिंग पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे वोकैबुलरी पे पंचुएशन पे उनको फ्रीली कंपोजिशन लिखने पे पैराग्राफ्स लिखने पे एसे लिखने पे लेटर लिखने पे अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने में पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस में ये सब किस में आएगा राइटिंग में. नेक्स्ट वन इज अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक फॉर उससे जाने से पहले कंक्लूजन करते हैं. तो अल्टीमेट गोल क्या होता है लर्नर का कि सीखना स्पोकन इंग्लिश को कैसे करना है कैसे करेक्टली बोलना है कैसे अच्छे से पढ़ना है कैसे सिंपल टू सिंपल वे में उसको डेली लैंग्वेज में यूज करना है कैसे उसको अपने आप को डेवलप करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ डिफरेंस इन द स्किल ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. तो स्किल ऑब्जेक्टिव क्या है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दे और बच्चे में डेवलप करे. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है कंसंट्रेट करना एक्शन पे टास्क पे जो टीचर डिजाइन करेगा बच्चों को वो स्किल को अचीव करने के लिए. अब स्किल ऑब्जेक्टिव किस पे फोकस करेगा ये फोकस करेगा कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू विद द लैंग्वेज. ठीक है. और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फोकस करेगा हाउ टीचर प्लान टू हेल्प अ स्टूडेंट टू अचीव अ स्किल ऑब्जेक्टिव थ्रू द टीचिंग मेथड एंड एक्टिविटीज कि टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों का ऑब्जेक्टिव गेन कराए. एग्जाम्पल है जैसे हमारा तो पहला रहेगा इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप स्पीकिंग फ्लुएंसी एनहांस राइटिंग स्किल स्ट्रेंथिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. जबकि हमारी कौन सी है ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल्स रहेंगी कि प्लान करना इम्प्लीमेंट करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज को फैसिलिटेट करना कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस को टीचिंग राइटिंग टेक्निक्स को यूज करना ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करना और यूटिलाइज करना ऑडियो रिसोर्सेज और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज को. अब मेजरेबिलिटी. अब जो हमारे स्किल ऑब्जेक्टिव हैं वो मेजर हो सकते हैं थ्रू असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन जैसे एग्जाम ले लिया पेपर ले लिया ओरल टेस्ट ले लिया. और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उनको इवेल्युएट कौन करेगा टीचर की स्ट्रेटेजीज टीचर्स के मटेरियल टीचर के रिसोर्सेज टीचर के लेसन प्लान. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड. अब जो स्किल ऑब्जेक्टिव है हमारा वो प्राइमरी कंसर्न किस पे करता है स्टूडेंट पे. ठीक है. और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो किस पे कंसंट्रेट करता है टीचर पे कि कैसे वो हेल्प करे स्टूडेंट को अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ आउटकम जो हमारे स्किल ऑब्जेक्टिव का आउटकम है वो फोकस करता है एंड रिजल्ट पे और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट शुड अटेन. जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फोकस करता है मेथड और टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो यूज की जा रही हैं टीचर के द्वारा ताकि स्टूडेंट अचीव कर सके उन प्रोफिशिएंसी को. नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जैसे स्किल में क्या होगा स्किल ऑब्जेक्टिव कैन बी अप्लाइड टू कॉन्टेक्स्ट टीचिंग मेथड एंड मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी इन सारी चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है या उन स्ट्रेटेजीज पे जो टीचर्स यूज करती हैं. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. जो स्किल ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म लैंग्वेज लर्निंग गोल है. ठीक है. बट जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म है और कुछ टाइम बाद टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लेता है. स्टूडेंट प्रोग्रेशन.
स्किल ऑब्जेक्टिव गाइड करता है प्रोग्रेस करने को स्टूडेंट को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ओवर अ टाइम, बट जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है वो गाइड करता है टीचर को और टीचर की प्रोग्रेस को, टीचर की स्ट्रेटजीज को। अलाइनमेंट, जो स्किल ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन किससे होता है, करिकुलम से, और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन किया जाता है स्किल ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि वो इफेक्टिव टीचिंग बन सके। असेसमेंट फोकस, स्किल ऑब्जेक्टिव का जो फोकस होता है वो असेसमेंट टूल क्या होते हैं जो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मेजर आउट कर सके, बट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, टीचिंग इफेक्टिव मेथड्स और मटेरियल्स को देखता है। अडेप्टेबिलिटी, स्किल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो अडेप्टेबल है इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग और उसके लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग, और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो नीड किया जाता है टू अडेप्ट और क्रिएट डिफरेंट स्टूडेंट एंड डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। इंटीग्रेशन, स्किल ऑब्जेक्टिव है जो वो इंटीग्रेट किया जाएगा ओवरऑल लैंग्वेज एक्विजिशन गोल्स पे, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो पार्ट बनेंगे ओवरऑल टीचर प्लानिंग का। स्किल ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर और स्पेसिफिक बताएगा स्टूडेंट को कि भाई तुझे क्या करना है या क्या एक्सपेक्टेड टू देम है, और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो उनको क्लियर गाइड करेगा कि उन्हें टीचर ने कैसे उन्हें इंस्ट्रक्शनल देनी है, क्या उनका इंस्ट्रक्शनल प्लान रहेगा। रेलिवेंस, स्किल ऑब्जेक्टिव जो फोकस करेगा वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे करेगा, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो फोकस करेगा कि कैसे क्रिएट किया जाए एक एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, इसके साथ अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे जो है स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, ये एक रेफर किया जाता है एक प्रोसेस को जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड वे में एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं लर्नर को उनकी लर्निंग एक्टिविटीज में। उस टर्म जो स्कैफोल्डिंग है वो ड्राइव की गई है फ्रॉम द आइडिया ऑफ अ स्कैफोल्डिंग सपोर्ट अ बिल्डिंग ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन इज अ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज अ बिल्डिंग बिकम अ मोर स्टेबल। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड देन ग्रेजुअली रिड्यूस एज स्टूडेंट गेन द कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। बेसिकली स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, पहले तो जब स्टार्ट प्रोसेस होता है ना तो टीचर पूरी हेल्प करता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा नॉलेज गेन करने लगता है तो हम जो उसकी टेम्परेरी सपोर्ट होती है उसको रिड्यूस करने लगते हैं। एक पॉइंट पे हम ऐसा पहुंच जाते हैं जहाँ पे आके टीचर स्टूडेंट बिना किसी टीचर के सपोर्ट के खुद भी सीखने लगता है, पढ़ने लगता है। बेसिकली ये होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। स्कैफोल्डिंग की पहली एडवांटेज है सपोर्ट करना जोन और प्रोविजनल डेवलपमेंट को। स्कैफोल्डिंग है वो क्लोजली रिलेटेड है कंसेप्ट के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के। ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद द गाइडेंस। तो जो स्कैफोल्डिंग है वो हेल्प करती है स्टूडेंट को ऑपरेट करने में विद इन देयर जीपीडी एंड प्रमोट कराती है उनको ऑप्टिमल लर्निंग। ठीक है, देन इज अ फॉस्टर इंडिपेंडेंस। जो स्कैफोल्डिंग है वो धीरे धीरे उसमें हम लर्नर के जो हम उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो लर्नर क्या होता है, मोर इंडिपेंडेंट बन जाता है और सेल्फ रेगुलेटली बन जाता है और अपने टास्क को खुद कंप्लीट करके खुद इवेलुएट कर पाता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कस्टमाइज लर्निंग पे। अब कस्टमाइज लर्निंग में क्या होता है, जो स्कैफोल्डिंग होती है वो ट्रेल करती है इंडिविजुअल लर्नर को और ग्रुप्स को एड्रेस कराने के लिए स्पेसिफिक नीड, उनके स्किल लेवल को और हाईली फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के लिए। इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ये रियल टाइम फीडबैक करेक्ट और गाइडेंस दे देती है जिसकी हेल्प से लर्नर अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड कराती है ये स्टूडेंट में, जैसे जैसे अब आप सपोर्ट कम कर दोगे तो बच्चा धीरे धीरे खुद पढ़ने लगेगा, खुद इन्वॉल्व होने लगेगा, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने लगेगा, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस। अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कब हम बच्चे को पूरी सपोर्ट देंगे फिर हम धीरे धीरे कम करेंगे फिर ये कम करेंगे, तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसको इंडिविजुअल के हिसाब से हर एक बंदे की अलग तरीका होता है मतलब पढ़ने का। ठीक है, तो कोई किसी को जल्दी सपोर्ट कम कर दी जाएगी, किसी को बहुत टाइम तक सपोर्ट देनी पड़ जाएगी ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। नाउ रिसोर्स इंटेंसिव,
जो इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग है वो क्या करती है, रिक्वायर करती है रिसोर्सेज जैसे टाइम, मटेरियल और पर्सनल। अब ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास नेसेसरी है ये सारे रिसोर्सेज होना। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल ओवर रिगेलेंस। जो स्टूडेंट होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं स्कैफोल्डिंग पे, वो स्ट्रगल करते हैं अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करने के लिए, जहाँ पे सपोर्ट को ग्रेजुअली रिमूव्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है स्कैफोल्डिंग में हम उनको शुरू में सपोर्ट दे रहे होते हैं, बट जब हम उनको सपोर्ट देना बंद कर देते हैं ना तो कई बार स्टूडेंट काम नहीं कर पाते हैं। देन इज जो स्कैफोल्डिंग है वो इंडिविजुअल को ट्रेन करती है, एंड व्हाट वर्क्स फॉर वन स्टूडेंट मे नॉट वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट। अगर एक कंसेप्ट एक बच्चा स्कैफोल्डिंग की हेल्प से 10 डेज में सीख जाता है, बट दूसरा बच्चा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग 20 डेज में सीखेगा, तो जो स्कैफोल्डिंग है वो सब स्टूडेंट पे सेम वर्क नहीं करेगी। अब चैलेंज है लार्ज क्लास पे इसको इम्प्लीमेंट करना, लार्ज सेटिंग्स में इंडिविजुअल को अटेंशन देना कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे करिकुलम पे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे जो ये ESL लिखा है ना वो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ESL क्या है। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि करिकुलम आपको कैसे डेवलप करना है फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अगर बिना सेकेंड लैंग्वेज के भी आए तो सेम ही चीज़ रहेगी। अब करिकुलम क्या है, फॉर सेकेंड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो आउटलाइन करता है कंटेंट, ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग टू अ नॉन नेटिव स्पीकर। किसके लिए हम बेसिकली आपने कभी करिकुलम देखा होगा, ठीक है, अपना सिलेबस या करिकुलम दोनों चीज़ें वैसे अलग होती हैं। अब उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई बच्चे ने एक तो ये कंटेंट पढ़ना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये मेथड यूज़ करके हम उन्हें ये चीज़ पढ़ाएंगे। अब ये किसके लिए है, सेकेंड लैंग्वेज उनके लिए जिनकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, या फिर उनके लिए जो इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर हैं। ये क्या इंक्लूड करता है, आपको व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच इट, कि तुम्हें कौन से महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस करिकुलम के। पहला इंपॉर्टेंस ये है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी इंश्योर करेगा एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है, क्लियर गोल्स को सेटअप करेगा और क्लियर स्टैंडर्ड को सेटअप करेगा। इफेक्टिव लर्निंग होगी इससे, वेल डिजाइन करिकुलम होगा तो इफेक्टिव लर्निंग होगी, स्टूडेंट को पता होगा कि भाई मुझे अब ये पढ़ना है। असेसमेंट जो करनी होती है वो एक तो इजी हो जाएगी, अपनी प्रोग्रेस को चेक करना टीचर्स के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट, अ गुड करिकुलम क्या करता है, कैन मेक लर्निंग इंग्लिश मोर एंगेजिंग, मोटिवेटिंग और रेलिवेंट टू द स्टूडेंट। अब टीचर को गाइडेंस मिलेगी कि उसको कौन सा लेसन पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगी कि किसी लेसन को पढ़ाने के लिए अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए तो वो आपको पहले से ही पता है कि आपको अब क्या चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, आप अलो कर सकते हो अडेप्टेशन ऑफ अ स्पेसिफिक नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ अ लर्नर अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई किस स्टूडेंट के हिसाब से कौन सा करिकुलम है। नेक्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड करिकुलम एज अ इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, नीड असेसमेंट। तो सबसे पहले क्या है, बाय असेसिंग द नीड एंड द प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ द लर्नर टू ट्रेन द करिकुलम टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टूडेंट की नीड और प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से करिकुलम को बनाना। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव उसमें डिफाइन होने चाहिए, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग सारी स्किल्स हों। प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर में होने चाहिए, ऑर्गेनाइज कंटेंट होना चाहिए, लॉजिकल और प्रोग्रेसिव सीक्वेंस में बेसिक से शुरू होकर एडवांस के ऊपर जाए। ठीक है, कल्चरल रेलिवेंस इंटीग्रेट करना है, उसमें कल्चर रेलिवेंस को इन्फ्लुएंस करना है यूज और उनकी कॉम्प्रिहेंशन को। वैरायटी ऑफ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, ऑडियोज, वीडियो, इंटरेक्टिव रिसोर्सेज, सब कुछ बैलेंस्ड होनी चाहिए चारों की चारों स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश, राइटिंग,
लिसनिंग और रीडिंग, ये चारों स्किल्स जो हैं बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके सिलेबस के बाद या करिकुलम के बाद बच्चा सिर्फ लिख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असेसमेंट और फीडबैक, incorporate a regular assessment and feedback mechanism to track progress and identify area needing improvement। ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन होने चाहिए कि रियल लाइफ में वो काम कर सके, इस तरह का डेवलप होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लर्निंग रिसोर्सेज, ऐप सब कुछ होने चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, और जो करिकुलम है वो अडेप्टेबल होना चाहिए, जहाँ पे आप डायनेमिक चेंजेस के साथ सीख सको। नेक्स्ट है, अब हमारी बारी आती है टेक्स्ट बुक की। तो पहली बात, टेक्स्ट बुक क्या होती है? एक एजुकेशनल रिसोर्स है। एक टेक्स्ट बुक एक फंडामेंटल एजुकेशनल रिसोर्स है जो टिपिकली एक प्रिंटेड या फिर डिजिटल फॉर्म में मिलता है। या तो आप पीडीएफ से पढ़ लोगे, तो या फिर आप प्रिंट से पढ़ लोगे। किसके लिए डिज़ाइन होता है? बोथ फॉर स्टूडेंट के असिस्टेंट के लिए और टीचर के असिस्टेंट के लिए इन टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस में। ये प्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे में टॉपिक्स को, मटेरियल को, और अनेबल करता है सिस्टमेटिक लर्निंग इन अ सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, कि पहले ABCD सीखनी है, फिर 1 वर्ड सीखना है, फिर 2 वर्ड सीखना है, ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट पैराग्राफ लिखने लग पड़ना है। ठीक है, करिकुलम अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट बुक होती है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग होती हैं। जितने भी आपके एसेंशियल कंटेंट या स्किल्स होती हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सब उस पर कवर अप होते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स होती हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स अच्छे से दी जाती हैं। सप्लीमेंट्री एड, टेक्स्ट बुक है जो वो एज ए सप्लीमेंट्री एड हेल्प करता है बच्चों को पढ़ने के लिए, टीचर को पढ़ाने के लिए, और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। अब टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग इंग्लिश में? एक तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंग्लिश में एसेंशियल टॉपिक्स को कवर अप करेगा सिस्टमेटिक वे में। दूसरा, कंसिस्टेंसी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी कंटेंट डिलीवर करने में, ताकि सारे बच्चों को सेम तरह की नॉलेज और स्किल मिले। करिकुलम के साथ अलाइन होगा, जिससे टीचर को हेल्प मिलेगी सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करने के लिए। टीचर को एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा लेसन प्लान को क्रिएट करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी सोचने के लिए, सब कुछ। और रेफरेंस मटेरियल बनेगा टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, ताकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। गुड टेक्स्ट बुक्स में क्या होगा, वेरियस टॉपिक्स का कवर अप होगा, उसमें ग्रामर के रिलेटेड भी टॉपिक होंगे, अच्छी वोकेबलरी का यूज भी होगा, रीडिंग मटेरियल होगा, राइटिंग मटेरियल होगा, लिसनिंग भी होगा, और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ भी होगी। कल्चरल कंटेंट्स, उसने सभी कल्चरों को ध्यान में रखते हुए एक इंग्लिश की बुक्स बनाई होगी, ठीक है, तो वो अच्छी होगी। लर्निंग एड, वो इस तरह की बुक होगी ताकि वो बच्चों को क्या कर सके, बच्चे उससे इंटरेस्टिंगली लेके पढ़ सकें और उसमें बहुत सारे ऐसे एड हों जिनको यूज आउट कर सके। असेसिबिलिटी, वो बुक हर जगह हर बच्चे को मिलेगी, ठीक ठीक प्राइस में होगी कि सब उसको अफोर्ड कर सकें, बच्चों को सपोर्ट देगी, ठीक है। और टाइम एफिशिएंसी, और वो टीचर का टाइम सेव करेगी डेवलप करने की टीचर लर्निंग मटेरियल को, और स्टूडेंट्स का टाइम सेव करेगी क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। उसमें लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज होंगी जिसकी हेल्प से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। अब क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन टीचिंग इंग्लिश, जस्ट अ सेकेंड। पहले हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी कि भाई क्यों ज़रूरी है। तो जो ये इम्पोर्टेंस है ना, वही इसकी क्वालिटीज़ में बन जाएंगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब क्वालिटी क्या है गुड की, क्योंकि वो असेसिबल है, टाइम एफिशिएंसी बचाता है। तो लिखने का ढंग चेंज करना है, जो ब्लैक हेड पॉइंट्स है ना वो आप सेम भी यूज़ कर सकते हो। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक क्या है कि बुक एक्यूरेट होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्टली ग्रामर होनी चाहिए, सही वोकेबलरी होनी चाहिए, कल्चर का ध्यान रखते बनी होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए, कलरफुल बुक होनी चाहिए, इंटरेक्टिव बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लैरिटी, बुक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक अच्छे रीडेबल वे में, कंजाइज वे में लिखा जाना चाहिए। ये नहीं हो कि बुक में कचड़ मचड़ ना हो जाए, पढ़ा ही ना जाए। प्रोग्रेशन होनी चाहिए,
वहाँ पे डिफ़िकल्ट लेवल बाद में होना चाहिए और आसान टॉपिक पहले होना चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ टॉपिक होने चाहिए, डिफरेंट ऑथर्स के होने चाहिए, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स को भी कवर अप करना चाहिए। ढेर सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके। असेसमेंट टूल होने चाहिए, उसमें इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने अकॉर्डिंग उसको फ्लेक्सिबली अलो कर सकें। अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए बुक में, ठीक है, अच्छी तरह बाइंड होने चाहिए, अच्छा पेपर यूज़ करना होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका प्रॉपरली इंडेक्स्ड बुक में होना चाहिए, एकदम करेक्ट पेजेस पे क्या कहते हैं नंबरिंग होनी चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के बुक होनी चाहिए। और क्या होता है अच्छी बुक में, आपको पढ़ाई पता लग ही जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक्टिविटीज़ भी हो गई। तो जो भी आपके मन में आता है कि जो आपको लगता है कि अच्छी बुक में होना चाहिए, वो आप सब कुछ लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेसन प्लानिंग। क्या होता है? तो लेसन प्लानिंग इज लाइक मेकिंग अ डिटेल्ड रोड मैप फॉर अ टीचर, ठीक है। ये हेल्प करता है फिगर आउट करने के लिए व्हाट दे वांट टू टीच, हाउ दे विल टीच एंड हाउ दे विल नो इफ अ स्टूडेंट आर लर्निंग और नॉट। It is a bit like a planning a trip where you decide where you want to go, how you will get there, what you will do along the way. ठीक है ना। तो लेसन प्लान बेसिकली टीचर्स को हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में और मेक श्योर करने में स्टूडेंट क्या याद कर रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, उन्हें कितना पढ़ाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो लेवल पे, तो मेक श्योर वी लर्न द राइट स्टफ, ठीक है। तो इंश्योर करना कि स्कूल टीचर बच्चों को सही पढ़ा रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स पढ़ा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ा रहा है। कीपिंग द थिंग्स सेम, मेक श्योर करना कि जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट प्लेसेस गेट अ सिमिलर एजुकेशन ले रहे हैं, सो एवरीवन गेट द फेयर चांस। हेल्पिंग करना टीचर को, ठीक है। लेसन प्लान टीचर को हेल्प करता है व्हाट दे शुड टीच, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर द न्यू टीचर, और हेल्प करता है उनको ट्रेन करने के लिए बेटर। चेकिंग प्रोग्रेस, ये हेल्प करता है चेक करने के लिए हाउ वेल स्टूडेंट एंड टीचर आर डूइंग, फिगर आउट करने में कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। फिर ये क्या है मेकिंग रूल, हेल्प इन मेकिंग द रूल्स एंड प्लान्स जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग में हो, ठीक है। फिर ये प्लान करता है फ्यूचर के लिए, ये ऐसा लेसन प्लान हो जो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हो और आप इसको ईजिली चेंज भी कर सको, इम्प्रूव भी कर सको अगर कभी नीड पड़े तो। चेकिंग क्वालिटी, ये इंश्योर करता है कि गुड लेवल में एजुकेशन दी जा रही है या नहीं। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, हेल्प करता है श्योर करने में कि सारे स्टूडेंट्स को एक जैसी गुड एजुकेशन मिलेगी नो मैटर हु आर दे। कलेक्टिंग एंड यूजिंग अप डाटा, ये कलेक्ट करता है और यूज करता है इंफॉर्मेशन टू मेक अ स्मार्ट डिसीजन अबाउट द एजुकेशन, ठीक है। तो आप देखो लेसन प्लान अगर टीचर के पास होगा तो पहली बात तो उसको पता है उसको क्या पढ़ाना है, दूसरी बात उसको पहली बात टीचर को पता है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, नेक्स्ट टीचर जानता है कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने हैं लेसन के, दूसरी बात वो जानता है क्या इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, चौथी बात टीचर जानता है कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, पांचवी बात टीचर को ये भी पता है कि आपको कितना आज पढ़ाना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसमें कौन से ग्रामर का पार्ट कंप्लीट करना है, टीचर जानता है कि इसमें राइटिंग में कौन से पोर्शन को कराना है। ये सारी चीज़ें टीचर को पता होती हैं, टीचर को पता होता है कि ये लेसन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट वो एक्टिविटीज़ को वहीं पे प्लान आउट भी कर सकता है, ठीक है। मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ अ यूनिट एंड ईयरली प्लान्स, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहली बात तो यूनिट प्लान होता क्या है। यूनिट प्लान एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है जो एडुकेटर या टीचर क्रिएट करता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ करिकुलम के लिए। ये जो सेगमेंट होती है वो शॉर्टर होती है इन स्कोप एंड कैन लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स और फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है। यहाँ एक महीने का टॉपिक होगा या कुछ हफ्तों का टॉपिक होगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ग्रेड लेवल और स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव।
यूनिट प्लान मतलब कि अब जैसे हम यूनिट 1, मैं आपको यूनिट 3 के नोट्स दे रही हूँ, तो इसकी पूरी प्लानिंग करना कि कैसे पढ़ाऊंगी, कब पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, वो है यूनिट प्लान। ठीक है। अब अगर मैं एक एक टॉपिक करके रोज पढ़ाऊँ, एक वीडियो में ना पढ़ाऊँ, तो कितने दिन लगेंगे? 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है पर्पस। यूनिट प्लान के क्या पर्पस है, क्या है? ठीक है। तो पहले ये क्या है, गाइडेंस देता है। ये टीचर्स को रोड मैप प्रोवाइड करता है, आउटलाइन करता है कि उन्हें कौन सा कंटेंट कवर करना है, क्या सीक्वेंस ऑफ लेसन रहेगी, क्या वेरियस टीचर मेथड्स रहेंगे और रिसोर्सेज रहेंगे। नेक्स्ट ये असेसमेंट में हेल्प करता है, असेसमेंट और इवेल्युएशन को डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करता है। कॉरिहेंसिव, ये इंश्योर करता है कि जो टीचिंग लर्निंग है वो कॉरिहेंट और ऑर्गेनाइज्ड है, वो लॉजिकल फ्लो में चल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी एडुकेटर्स को, ताकि वो एडजस्ट कर सकें टीचिंग मेथड्स को, मटेरियल को बेस्ड अपॉन देयर स्टूडेंट नीड। अब ईयरली प्लानिंग क्या होती है या करिकुलम मैपिंग क्या होती है? ईयरली प्लानिंग बेसिकली करिकुलम मैप होते हैं जो आपको ओवरव्यू देते हैं पूरे एंटायर एकेडमिक ईयर का फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि 2022 से लेके 2023 का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आपने किस महीने में बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस मेथड के साथ। ये आउटलाइन करते हैं गोल, स्टैंडर्ड और टॉपिक, दे विल बी कवर्ड इन अ यूनिट, सब्जेक्ट और कोर्स ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम। अब इसका पर्पस क्या है? ये एक तो लॉन्ग टाइम विजन होती है। ठीक है। हेल्प करता है एडुकेटर को और इंस्टीट्यूट को सेट करने के लिए लॉन्ग टाइम विजन फॉर द करिकुलम। इंश्योर करता है कि जो कंटेंट है वो अलाइन चलेगा गोल और स्टैंडर्ड के हिसाब से। सीक्वेंसिंग, ये इंश्योर करता है कि जो कंटेंट है वो सीक्वेंसली लॉजिकली होगा, प्रीवियसली लर्न कंसेप्ट के बाद होगा। ठीक है। इंश्योर करता है एलोकेशन, ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, जैसे टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्या क्या चाहिए इस पूरे साल में। असेसमेंट और इवेल्युएशन में आपको हेल्प आउट करता है कि आप स्ट्रेटजी बना सको, और फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन अमंग द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि बच्चों की पढ़ाई अलाइन होकर चल सके और ऑब्जेक्टिव गेन हो सके। नेक्स्ट वन इज हर्बर्शियन अप्रोच। ठीक है। हर्बर्शियन अप्रोच क्या होती है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर किसी को सेपरेट टॉपिक चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहो तो आप हर्बर्शियन अप्रोच क्या होता है इसकी मीनिंग या डेफिनेशन बुक से पढ़ सकते हो। अब इसको लिखने का स्टेप्स पूछा गया है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, डेट, जो स्पेसिफाई क्या करे कि डेट क्या है, किस दिन ये लेसन पढ़ाओगे, फिर कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, कौन से पीरियड में पढ़ाओगे, कौन से सब्जेक्ट का है और क्या टॉपिक है। इन सबको लिखने के बाद आपको क्या लिखनी है, जर्नल ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का है, बच्चा इससे रीडिंग स्किल को एक्वायर करेगा, राइटिंग स्किल को, लर्निंग स्किल को, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स को, जैसे कि वो डेवलप करेगा नॉलेज ऑफ अ ग्रामर अमंग अ स्टूडेंट। अब फिर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब कौन से ऐसे सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं जो वो करेगा? अब हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कि वो थीम निकाल पाएगा पैराग्राफ का, सॉरी प्रोज का, उसका मैसेज निकाल पाएगा, उसको जिस्ट निकाल पाएगा, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएगा, उसमें सारी ग्रामर को समझ पाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर को समझ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो लिखा है जरूरी नहीं है मैं वर्स इट इज सेम एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अलग से एग्जाम्पल दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, फिर टीचर क्या करता है, अपनी लिंक करता है न्यू नॉलेज को विद स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज के साथ। बेसिकली वो यहाँ पे पहले तो आके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ कि ऐसा था या पहले क्या होता है, ये होता है, तो किसी तरह कनेक्ट करता है टॉपिक को। फिर वो टीचिंग एड्स होते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि कौन कौन से एड्स हम यूज़ करेंगे। फिर एंट्री बिहेवियर पे मेंशन करता है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज, वो कहता है कि भाई तुम्हें इन चीज़ों के साथ तुम फेमिलियर हो, अब हम पढ़ेंगे इससे ये चीज़। फिर वो क्लास में अनाउंसमेंट ऑफ अ टॉपिक करता है कि भाई अब आज का हमारा टॉपिक ये है, वी विल डिस्कस द नाउन एंड इट्स काइंड फॉर एग्जाम्पल। फिर हम करते हैं प्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टॉपिक द इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में, एनकरेज करते हैं एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इनोवेटिव टेक्निक्स को, और प्रिपेयर करते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रोज की एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चे को रीडिंग करवाई। ठीक है। पूरी क्लास को पहले टीचर ने रीडिंग की, फिर बच्चे से रीडिंग कराई, फिर साइलेंट रीडिंग हुई। ठीक है। फिर हमने जिस्ट ऑफ द पोइम भी पढ़ा दिया, फिर हमने उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस कराए,
फिर हमने उनको ग्रामर कराई, इस पॉइंट पे वो चलता है धीरे धीरे, ठीक है। ये सब कुछ आता है हमारी प्रेजेंटेशन के बीच में। फिर आती है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना आंसर टू डेवलपिंग द स्टूडेंट, ठीक है। कंटेंट मैटर को प्रेजेंट करना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। देन है चॉक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, की पॉइंट्स लिखे, कोई डेफिनेशन लिखी, ये सारी चीजें भी होती हैं। रिव्यू करना क्वेश्चन को, आस्क करना कि रिव्यू करो क्वेश्चन को, इवेल्युएट करना स्टूडेंट्स को, उनसे क्वेश्चन पूछ के ब्लैक बोर्ड में उनसे आंसर लिखवाने। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उनको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं। फिर क्या है एडवांटेज ऑफ हर्बर्शियन अप्रोच, क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड है। एप्रिसिएशन है, एक्वायर करता है मेथड थ्रू द रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यूज करता है बोथ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को। रिकैप्चुलेशन टू इन्फोर्स लर्निंग, और पोटेंशियली फॉर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ हर्बर्शियन अप्रोच, कैन बी सीन इन अ मैकेनिकल मेथड ऑफ अ टीचिंग, may not accommodate to the individual difference, more suitable for the knowledge based learning, not for the appropriate and the skill। टीचर सेंट्रिक है, मैंने जैसे बोला, लिमिटेड स्टूडेंट मोटिवेशन है, नो नीड फॉर ऑल द सब्जेक्ट, नो नीड फॉर जनरलाइजेशन, मोनोटेनियस है, लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट है, डिफिकल्टी इन अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ अ सब्जेक्ट फ्लोर रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे आरसीएम। आरसीएम कहाँ डेवलप हुआ था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ये आरसीएम का नाम यहीं से पड़ा है। ये किस पे कॉर्पोरेट करता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो हमने आप पढ़ी थी ना, ये उसके ऊपर काम करा है उसने, ठीक है। ये 17 मेंटल एबिलिटीज जो वहाँ पे बताई गई थी, ये उनके ऊपर वर्कआउट करता है। और ये 3 मेन एसेप्ट्स में डिवाइड होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इनपुट में ये क्या करता है, कंसर्न करता है विद आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, जिसको हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स के नाम में भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव कैटेगराइज करते हैं हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। जो ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न किए जाते हैं बिहेवियर टर्म में बेस्ड अपॉन द 17 मेंटल एबिलिटीज, और ऑब्जेक्टिव है वो गाइड करते हैं टीचिंग के प्रोसीजर को। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस क्या करता है, कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ, ये फोकस करता है क्रिएट करने के लिए लर्नर सिचुएशन फॉर अ लर्नर, और ये सिलेक्ट करता है टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, टैक्टिक्स क्या रहेंगी, कम्युनिकेशन एड्स क्या रहेंगे, और ये मोटिवेशन टेक्निक्स एंड टू री करता है डिजायरेबल स्टूडेंट बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। अब लास्ट क्या है हमारा आउटपुट। अब ये क्या होता है, कंसर्न्ड विद द रियल लर्निंग आउटकम, वहाँ पे एक्सपेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे कि भाई हम बच्चे से ये चाहते हैं, तो फिर रियल लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस एम टू बी ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन अ स्टूडेंट बिहेवियर, और इंश्योर करता है मेजर करना डिवाइस और इवेल्युएशन मेथड एम्प्लॉयड बाय द आरएलओ। तो अब आती है हमारी आरसीएम की प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली क्या करेगी, डायरेक्शन देगी, आपको एक्शन देगी कि कैसे आपको एक्शन लेना है, क्या गाइड करना है, रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग में मिनिमाइज करेगी, ओवरलैप कम करेगी, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करेंगे हम, प्रमोट करेगी इनोवेटिव आइडियाज को, गाइड करेगी फ्यूचर एक्शन में, फैसिलिटेट करेगी डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, एस्टैब्लिश करेगी स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड कंपेयरिंग। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये प्रोविजनल प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में चलना है, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सेम ही है, ठीक है ना, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट एक टॉपिक मिस हो गया था, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन। तो बेसिकली ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेस्ड है, जो पियाजे ने दी थी, और सोशो कल्चरल थ्योरी पे बेस्ड है, जो विगॉट्स थी। और स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंस, ये स्टूडेंट सेंट्रिक टेक्निक है। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, नॉलेज इसमें एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड की जाती है बाय द लर्नर हिमसेल्फ, और लर्निंग बोथ इंडिविजुअल और सोशल, ठीक है। ये सेल्फ रेगुलेटिव प्रोसेस है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज इन द प्रोसेस दैट कनेक्ट द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू इन्फॉर्मेशन, और रियलिटी इज इंटरप्रिटेड। लैंग्वेज इसमें प्ले करती है रोल और मोटिवेट करती है स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। अब इसके कुछ हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग होती है, ये कॉर्पोरेट लर्निंग है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, इंडिविजुअलाइज बेस्ड लर्निंग होती है, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, होलिस्टिक लैंग्वेज एक्सपीरियंस होता है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालिसिस को एनहांस करती है, ये मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग कंपोनेंट में उसको कनेक्ट करने के लिए, और हाईली मोटिवेट करती है स्टूडेंट को। ये 5 मॉडल्स
5E मॉडल्स पे बेस्ड होती है। एंगेज, जहाँ पे हम एक्टिव करते हैं प्रायर नॉलेज, क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट को और रेज करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर, जहाँ पे इनकरेज करते हैं हम फ्री थिंकिंग, जनरेट कराते हैं न्यू आइडिया और वर्क करते हैं टुगेदर। फिर वो होती है एक्सप्लेन की बारी, जहाँ पे इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए उनकी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होता है इलेबोरेट, यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज जो उन्होंने एनहांस की होती है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस स्किल कराते हैं और लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं इफ लर्नर हैव अटेन्ड अंडरस्टैंडिंग और यूज इवेलुएशन मेथड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। पहले तो हम जाएंगे क्लास में, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो कुछ पुराने तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, फिर उस पुराने क्वेश्चन से जाके हम अपने टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को ना कोई टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिसके हिसाब से बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा उस मेथड को। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, मैंने एक ग्रुप को कीबोर्ड दे दिया, दूसरे को माउस दे दिया और मैंने उनको बोला देखो बेटा। ठीक है, अब वो कुछ देखने लग पड़े। अब क्या करेंगे, फिर आएगी बारी एक्सप्लेन की। अब हम उन बच्चों को बुलाएंगे, उस ग्रुप में से आप कोई लीडर बना सकते हो, आप उनको बोलोगे आओ और आप एक्सप्लेन करो। फिर वो क्या करेगा, बच्चा उठ के आएगा और एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा हमने ये देखा कि कीबोर्ड में इतनी कीज है, माउस में इतने बटन है, टर्न वाइज टर्न। ठीक है, ये होता है एक्सप्लेन करना। फिर हम क्या करेंगे, एलेबोरेट करेंगे, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होगी उसके हिसाब से हम उसको एलेबोरेट कराएंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि अब जैसे एक ग्रुप ने कीबोर्ड पढ़ा, एक एक ग्रुप ने क्या पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा और एक ग्रुप ने पढ़ा हमारा कि जैसे अब हमने क्या किया, अगर ग्रुप 1 को हमने कीबोर्ड दिया था, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 को कीबोर्ड दे देंगे और ग्रुप 1 को माउस दे देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ाने के बाद बच्चों को क्वेश्चन आंसर देके, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, बच्चों को इवेलुएट करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा यूनिट नंबर 3 टीचिंग ऑफ इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया, जो हमारा 204 कोर्स है बीएड सेमेस्टर 2 का जम्मू यूनिवर्सिटी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब यूनिट 4 के नोट्स भी अपलोड हो आपको पता लग जाए। ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोडेड है और यूनिट 3 के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।